अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ अमेंडमेंट बिल आसानी से पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, ये मामला बिल्कुल वाज़े हो चुका है। एनडीए की कोई भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएगी, बल्कि एनडीए की तमाम पार्टियां वक्फ अमेंडमेंट बिल की हिमायत में पार्लियामेंट में वोट करेगी। ये वाज़े इशारा भी तमाम एनडीए की पार्टियों ने दे दिया है। बीजेपी ने भी एनडीए की तमाम पार्टियों से इस हवाले से बातचीत कर ली है। किरण रिज्जू ने भी साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जितने लोग हैं वो सब उनके साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। और यह भी मामला वाज़े है कि अब नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान और इस तरह के जितने लोग हैं एनडीए में, इनमें से कोई भी मुसलमानों का साथ देने वाले नहीं हैं, बल्कि सब बीजेपी के साथ नजर आएंगे और इस बिल की हिमायत में वोट करेंगे। अब सवाल यह है कि मुसलमानों की अगली पॉलिसी क्या होगी, मुसलमानों की अगली प्लानिंग क्या होगी, इस बिल को कैसे पास होने से रोका जा सकता है, यह जान लेना भी ज़रूरी है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आज़ाद भारत की तारीख का मुसलमानों के खिलाफ सबसे ख़तरनाक कानून है, सबसे भयानक कानून है। और इस बिल के पास हो जाने के बाद सीधा सीधा असर होगा मुसलमानों की मस्जिद पर, कब्रिस्तान पर, मदरसों पर, यतीम खाना पर, ये सब डायरेक्ट इससे मुतासिर होंगे। डीएम के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर हो जाएगा। वक्फ जो खालिस मुसलमानों का मामला है, मस्जिद की कमेटी जो मुसलमानों का मामला है, इसमें अब हिंदू भी मेंबर होंगे। तो ये जो मामला है बहुत ज़्यादा सीरियस है, ख़तरनाक है। इस कानून का पास ना होना ज़रूरी है, इस बिल का रिजेक्ट होना ज़रूरी है। लेकिन इस बिल को रिजेक्ट करने की जो उम्मीदें थी वो ख़त्म हो चुकी है। जिन पर तकिया था, जिनसे उम्मीद थी, खा नीतीश कुमार हो, एकनाथ शिंदे हो, चिराग पासवान हो या चंद्रबाबू नायडू हो या अजीत पवार हो, इन सब ने भी इशारा कर दिया है कि वो बीजेपी के खिलाफ जाने वाले नहीं हैं। अब ऐसे में इस बिल को रोकने के लिए एक ही रास्ता बचता है कि जिस तरह मुसलमानों ने सीए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज किया था, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एहतजाज शुरू हुआ, शाहीन बाग बन गया और फिर देश के कोने कोने में शाहीन बाग बन गया। हर जगह मुसलमानों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया और उस प्रोटेस्ट को, उस एहतजाज को दलितों ने भी सपोर्ट किया, सिखों ने भी सपोर्ट किया, ईसाइयों ने भी सपोर्ट किया, दूसरी माइनॉरिटीज़ ने भी सपोर्ट किया। मुल्क गिर एहतजाज बन गया और आज़ाद भारत की तारीख का मुसलमानों की तरफ से वो सबसे अहम एहतजाज और प्रोटेस्ट माना जाता है। इसी तरह किसान आंदोलन को भी आइडियल बनाया जा सकता है। जब किसानों के खिलाफ कानून पास हुआ तो किसानों ने भी पंजाब से आकर, हरियाणा से आकर, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आकर दिल्ली का घेराव किया। सिंधु बॉर्डर को इन लोगों ने जाम कर दिया, गाजीपुर बॉर्डर पर इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और एक साल से ज्यादा दिनों तक किसानों का प्रोटेस्ट जारी रहा। तो हाल ही में ये दोनों प्रोटेस्ट हुए हैं, ये दोनों प्रोटेस्ट मोदी हुकूमत के दौर में हुए और इन दोनों प्रोटेस्ट से यहाँ की आवाम को सीखने को मिला है, यहाँ की आवाम के अंदर जज्बा पैदा हुआ है कि अपने हुकूक को हासिल करने के लिए काले कानून के खिलाफ वो इस तरह का प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मुल्क की मुस्लिम तंजीमें, मिली जमातें, मुल्क का मुसलमान इस तरह का प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है? यह बात भी बहुत अहम है। कब ये जो बिल पास होगा, इस बिल पर जो बहस होगी, तो रमज़ान का मुबारक महीना होगा। 10 मार्च से दोबारा पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू होगा। यह बजट सेशन का दूसरा मरहला होगा और उसी दौरान जेपीसी की रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में पेश की जा चुकी है उस पर बहस होगी और इस बिल को पास कराने की कोशिश की जाएगी। तो क्या उस दौरान रमज़ान के महीना में मुसलमान प्रोटेस्ट करेंगे? मिली तंजीमों, खासतौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिश यही है कि वो दूसरी जमातों से वो बातचीत कर रहे हैं, सिखों के साथ अलायंस करने की कोशिश की जा रही है, दलितों के साथ अलायंस करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिश यह है कि सबको साथ मिलाकर प्रोटेस्ट किया जाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि मुसलमानों का मामला है और जब भी मुसलमानों का मामला आता है, मुसलमानों को खुद आगे बढ़ना होगा, अपना मामला खुद अपने हाथ में लेना होगा। दूसरों पर जब जब भरोसा किया गया है, दूसरों से जब जब उम्मीद लगाई गई है, मुसलमानों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसी मामले में देख लीजिए, मुसलमानों को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार साथ दे देंगे, चिराग पासवान साथ आ जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू साथ आ जाएंगे, लेकिन इन सब ने साथ छोड़ दिया है और कोई भी साथ आने वाला नहीं है। उनके लीडर साहब के प्रोग्राम में आ सकते हैं लेकिन उनकी आवाम नहीं आ सकती है, इसलिए खुद मुसलमानों को आना होगा। पिछले दिनों यानी 12 फरवरी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हंगामी इजलास हुआ था दिल्ली में। उसमें भी बोर्ड के आमला के अरकान ने अपना अपना सजेशन दिया।
कुछ आमला के अरकान ने यहाँ तक कहा कि अब हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए। कुछ ने कहा कि हमें 500 से ज़्यादा की तादाद में जंतर मंतर पर इकट्ठा होना चाहिए, वहाँ इस कानून के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना चाहिए, गिरफ्तारियाँ देनी चाहिए। कुछ उलमा ने, कुछ अराकीन ने मशवरा दिया कि मुल्क के 50 शहरों में हमें बैक वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बिल की खुलकर मुखालफत करनी चाहिए। कुछ ने कहा कि हमें जेल भरो तहरीक का दोबारा आगाज़ करना चाहिए, लेकिन हमें पूरी आवाम को भी साथ लेना चाहिए और पूरी क़ुव्वत के साथ इस कानून की मुखालफत करनी चाहिए। तो इस तरह के मशवरे सामने आए। लेकिन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई। एक सवाल यह भी है कि जिस तरह सी और एनआरसी के प्रोटेस्ट में आवाम का मुकम्मल तौर पर सपोर्ट था, आवाम उनके साथ खड़ी नज़र आ रही थी, क्या वक्फ बिल के ख़िलाफ़ भी आवाम दिलचस्पी लेगी, आवाम इसको सपोर्ट करेगी, आवाम इसका हिस्सा बनेगी? सी एनआरसी का जो प्रोटेस्ट था, जो आंदोलन था, मुल्क गिर आंदोलन था, लेकिन उस आंदोलन के पीछे, उस प्रोटेस्ट के पीछे कोई भी मुस्लिम तंजीम नहीं थी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बल्कि इन तंजीमों ने ख़ुद को उससे अलग करने की कोशिश की। जमीयत उलमा हिंद का उस प्रोटेस्ट से ज़रा बराबर कोई लेना देना नहीं था। ना जमीयत उलमा हिंद ने उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, बल्कि कई मरतबा जमीयत उलमा हिंद ने उस प्रोटेस्ट की, उस एहतजाज की मुखालफत की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस प्रोटेस्ट को ज़रा बराबर सपोर्ट नहीं किया था। दूसरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उस प्रोटेस्ट को कोई सपोर्ट नहीं था। नौजवानों का, ख़वातीन का अपना मोमेंट था और मुल्क गिर मोमेंट बन गया था। और तारीख़ ये भी बताती है कि जब भी मुल्क की किसी तंजीम ने कोई मोमेंट शुरू किया है, कोई प्रोटेस्ट शुरू किया है, तो उस प्रोटेस्ट को, उस मोमेंट को आवाम की हिमायत नहीं मिल सकी है। अब अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ बिल के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट शुरू किया जाता है, कोई तहरीक शुरू की जाती है, तो क्या उस तहरीक को अवामी हिमायत हासिल होगी? वो तहरीक अवामी तहरीक बन पाएगी? क्या मुल्क के तमाम मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक पर लब्बैक कहेंगे? ये बहुत अहम है। क्या खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत इसके लिए सीरियस है, संजीदा है? क्या नौजवानों को लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप आगे बढ़ेगी? ये सब भी बहुत ज़्यादा अहम है। अभी तक तो यही देखने में आया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो क़यादत है, जो दूसरी तंजीमें हैं, वो अपने लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर रही है, अमला के अराकीन के साथ उनकी मीटिंग हो रही है। लेकिन जो देश के नौजवान हैं, जिन युवाओं ने इस तरह का प्रोटेस्ट किया है, मुख्तलिफ मोमेंट में देश के नौजवानों ने जो हिस्सा लिया है, उन सब के साथ अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है, कोई मीटिंग नहीं हुई है, उन सबको साथ लेने की कोई कोशिश नहीं की गई है। CNRC में जिन नौजवानों ने हिस्सा लिया था, जिन लोगों ने लगातार इस तरह का प्रोटेस्ट किया था, स्टूडेंट्स लॉबी प्रोटेस्ट करने में बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, उन सब के साथ अभी तक कोई गेट टुगेदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और इस तरह की तंजीमों ने नहीं किया है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने इन सबको साथ नहीं लिया है, इनके साथ कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हो सका है। अब सवाल यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरी तंजीमें किस तरह वक्फ बिल को रोकने की कोशिश कर रही है, उनका प्लान क्या है, उनका एजेंडा क्या है, वो क्यों देश के नौजवानों को साथ नहीं ले रही है, इनके साथ गुफ्तगू और डायलॉग का सिलसिला क्यों शुरू नहीं किया जा रहा है? या क्या जब ये कानून बन जाएगा, ये बिल पास हो जाएगा, तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये कहा जाएगा कि वो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, जैसा कि UCC के बारे में कहा जा रहा है, या जिस तरह 3 तलाक के कानून को चैलेंज किया गया, दूसरे कानून को चैलेंज किया गया और हर जगह मुस्लिम तंजीमों को अदालत में शिकस्त खानी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा, किसी भी मामले में जीत नहीं मिल सकी? क्या इस हवाले से भी यही प्लानिंग है? जो कुछ भी है कौम जानना चाहती है, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, डेंजरस है और इसका खमियाजा कई नस्लों को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इस कानून का रिजेक्ट होना, इस बिल का पास ना होना बेहद ज़रूरी है।